में इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना पर लिखा है जलश्चैव जयामहे, यानी जल में भी मेरी जय हो। भारत के लिए तो एक और उल्लेखनीय बात है, हम दुनिया में इकलौते राष्ट्र हैं जिसके नाम पे एक महासागर है, हिंद महासागर और द इंडियन ओशन। माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, प्लीज 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 हाँ साहब प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, आज का यह विधेयक जिस विषय के ऊपर है वो विश्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि समुद्री व्यापार का, विश्व का लगभग 80% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो मानी हुई बात है कि वहां की सुरक्षा सुनिश्चित करना विश्व और भारत के व्यापार की सुगमता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उसमें जो पायरेसी होती है, यानी जलदस्युता के द्वारा उस व्यापार को कितना नुकसान होता है, इस संदर्भ में अमेरिका के कोलोराडो के एक अर्थ फाउंडेशन ने एक असेसमेंट किया था। उसके अनुसार जलदस्युओं के द्वारा, यानी मैरीटाइम पायरेसी के द्वारा औसतन दुनिया में 7 से 12 बिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस चीज का सभी देशों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, तो हम जानते हैं कि दुनिया में पायरेसी की दृष्टि से, मैरीटाइम पायरेसी की दृष्टि से 10 सबसे संवेदनशील जो स्थान अंकित किए गए हैं, उसमें से कई स्थान हिंद महासागर में है। खासकर इंडोनेशिया और अदन की खाड़ी के क्षेत्र इस दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। भारत के लिए तो एक और उल्लेखनीय बात है, हम दुनिया में इकलौते राष्ट्र हैं जिसके नाम पे एक महासागर है, हिंद महासागर और द इंडियन ओशन। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया का 70% से अधिक व्यापार कवर्ड होता है, और यहां भारत के सामरिक हित भी जुटे हुए हैं और आर्थिक हित भी जुटे हुए हैं। स्थिति कभी कभी यह भी हो जाती है कि पिछले दिनों में इस तरह के समाचार आए थे कि अदन की खाड़ी के पास जलदस्युओं के आतंक के चलते हुए भारत के मालवाहक जहाजों को नौसेना के द्वारा एस्कॉर्ट करना पड़ता है, यानी नेवल एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती थी। इस कारण से मुझे लगता है कि इस विषय पे बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें लगभग 66,000 किलोमीटर से अधिक की दुनिया के भिन्न भिन्न देशों की कोस्ट लाइन आती है। वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑयल प्रोडक्शन का एरिया हिंद महासागर के क्षेत्र से जाकर गुजरता है, और भारत के संदर्भ में तो कहा जाए 90 से 95% का हमारा ऑयल का ट्रेड इसी क्षेत्र से जाकर जाता है। 68% हमारा टोटल वॉल्यूम इसी क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट होता है। और एक अन्य दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, इसमें हमारा ग्लोबल शेयर 30% है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन इसी क्षेत्र से होता है। अतः जहाजों की सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बड़ी व्यापक खनिज संपदा इत्यादि भी पाई जाती है। जहां तक हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही नहीं, हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हैं, 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, जो 45% एरिया हमारा इसी क्षेत्र से होकर आता है। और वर्ल्ड का जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन है, उसका 11% क्रू भारत से आता है। तो इससे यह समझ में आता है कि भारत और भारत से जुड़े हमारे सामुद्रिक व्यापार के हित कितने अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसमें कानूनी रक्षा कवच की बहुत आवश्यकता थी, जो यह बिल प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में वैसे तो कानून के जानकार हमारे प्रतिपक्ष में भी और हमारे सत्ता पक्ष में बहुत लोग बैठे हैं। मुझे एक ऐसा स्मरण आता है कि एक घटना है पुरानी, जिसकी वजह से समझ में आता है कि कानून यदि इस विषय पे मजबूत ना हो तो क्या समस्या होती है। 2005 का MV एलेंड्रा रेनबो केस, ध्यान होगा कि एक जहाज जा रहा था जो पनामा से जापान की तरफ जा रहा था। भारत के समुद्री क्षेत्र के पास पता चला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कि उसके ऊपर जलदस्युओं ने कब्जा कर लिया है। भारत के कोस्ट गार्ड ने जाकर उनको हिरासत में ले लिया, उन पे मुकदमा चला,
2003 में लोअर कोर्ट से उनको सजा हुई, परंतु 2005 में मुंबई उच्च न्यायालय से वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर छूट गए। और उस टेक्निकल ग्राउंड में एक टेक्निकल ग्राउंड ये भी था कि जो टेरिटोरियल वाटर है हमारा, वो जिस जगह से पकड़े गए हैं वो टेक्निकली भारत के जुरिस्डिक्शन में यानी भारत के लॉ के परव्यू में आता है या नहीं। इससे समझ में आता है कई बार बड़ी बड़ी घटनाओं के कारण हुई असुरक्षा भी कानूनी सुरक्षा कवच अगर बेहतर ना हो तो उस कारण से समस्या आती है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल ने यह करने का प्रयास किया है। अब हम सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती वक्ता बता चुके हैं, 2012 में यह बिल ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, 2019 में यह आया। परंतु इस बीच में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कि इस विषय को लेकर आवश्यकता को और बढ़ा दिया। जब 18 लोग किडनैप किए गए थे नाइजीरियन कोस्ट गार्ड से दिसंबर 3, 2019 को, इस ढंग की अन्य घटनाएं होती रहीं। और उसी बीच में 18 इंडियंस जो थे वो किडनैप हुए और किडनैपिंग की घटनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि इस प्रकार का एक बिल होना चाहिए। परंतु जब समस्या व्यापक है तो सरकार की उस पर दृष्टि भी व्यापक थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसमें 150 इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द मैरीटाइम इंडियन सेक्टर वाज लॉन्च्ड एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड दिस ऑन मार्च 2021. It has drafted the other significant consultation with over 350 public-private stakeholders comprising of the port, shipyard, inland waterways, state bodies, and the vision serves as a blueprint to achieve the accelerated and coordinated target of the development in the India's diverse maritime sector comprehensively, including the 150 initiative. तो इस प्रकार से यह सरकार की गंभीरता का भी एक प्रतीक था। और यह भी बताना चाहता हूं कि हमने जो सागरमाला प्रोजेक्ट और मैरीटाइम इंडिया प्रोजेक्ट लिया है उसमें 20,000 करोड़ रुपए का आगे इन्वेस्टमेंट होना है, जिससे कई लाख नए जॉब भी क्रिएट होंगे। तो मानवीय भारत है, भारत के औद्योगिक विकास के लिए भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण संभावनाएं थी। अब यह भी बात बताई जा चुकी है कि 1982 में यह विषय आया था, 1995 में हमने उसको साइन किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में के सेशन को जब चेयर किया था प्रधानमंत्री जी ने 2021 का, जिसका कि उल्लेख माननीय मंत्री जी ने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में किया था। उसमें भी उन्होंने इस बिल और इस आवश्यकता के ऊपर काफी बल दिया था और उन्होंने जो विषय प्रतिपादित किया था, मैं मानता हूं कि यह बिल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। विगत 5-7 वर्षों में 500 से अधिक भारतीयों का जलदस्युओं के द्वारा अपहरण किया गया है, इसलिए इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के अनुसार पायरेसी पर अटैक की घटनाएं दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में 20% से अधिक बढ़ी हैं और इसलिए इस तरह के रक्षा कवच की आवश्यकता और होती है। इस बिल में एक महत्वपूर्ण बात यह की गई कि बहुत सारे टेक्निकल ग्रे एरिया थे, उसको क्लियरली डिफाइन करके ब्लैक एंड व्हाइट में डिटरमाइन करने का प्रयास किया गया। जैसे टेरिटोरियल वाटर हो, आर्म्ड रॉबरी और पायरेसी क्या होगी, इन दोनों को क्लियर डिफाइन किया गया है कि जो हमारे नॉटिकल माइल्स के एरिया में जो होगी वो आर्म्ड रॉबरी क्या मानी जाएगी और किस चीज को हम ये मानेंगे कि ये मैरीटाइम पायरेसी है। और फिर इतना ही नहीं, इस चीज के लिए जो डेफिनेशन तय की गई है वो यूएन क्लॉज के आर्टिकल 101 के तहत तय की गई और आर्म रॉबरी को जो डील किया जाएगा वो सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट 2002 के तहत डील करने का प्रयास किया जाएगा और जलदस्युता पर यानी मैरीटाइम पायरेसी पर इफेक्टिव कंट्रोल के लिए जेल की भी सजा है, कारावास की, संपत्ति का अधिग्रहण यानी कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टीज भी है, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट भी है और डेथ पेनल्टी जैसे भी कठोर प्रावधानों के बारे में भी विचार किया गया है। जहाजों को पकड़ने का अधिकार सिर्फ भारतीय नौसेना और तटरक्षक अथवा सरकार के द्वारा अधिकृत किसी जहाज को भी ही देने का प्रयास किया गया है। यहां पर मैं एक क्लॉज का उल्लेख करना चाहूंगा जो थ्रू पॉइंट 1 में कहा गया है, फॉर कमिटिंग एन एक्ट ऑफ प्राइवेसी one could have the life imprisonment, but if someone attempts to commit the offense of the piracy or adds or abates or conspired to or procures, then the person shall be punished with imprisonment for the term which may be up to 10 years. So it is lesser offense, the punishment in which will be lesser. अब यहां पर एक चीज ये आती है कि प्रिजम्पशन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो तो उसको भी क्लैरिफाई करने के लिए देयर वर वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस रिलेटिंग टू प्रिजम्पशंस। द कंडीशन नंबर 1 वाज दैट द आर्म्स, एमुनेशन, एक्सप्लोजिव एंड इक्विपमेंट मस्ट बी रिकवर्ड। फिर सेकंड डाला गया है देयर इज एन एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फोर्स एंड कंडीशन
देन थर्ड है देयर इज एन एविडेंस ऑफ द इंटेंडेड थ्रेट, यानी कोशिश की जाएगी किसी प्रकार का आतंक उत्पन्न करने की या कब्जा करने की। अनलेस दीज कंडीशंस विद प्राइमा फेसिया शो सम एक्ट ऑफ पायरेसी दैट हैपन, इवन देयर द प्रिजम्पशन अनलेस कंट्रेरी टू द प्रीव्यूड। तो इस प्रकार से जो प्रिजम्पशन है उसके अंदर भी ग्रे एरिया नहीं छोड़ा गया है ताकि उस बात को बहुत स्पष्ट रूप से आगे किया जा सके। मैं एक चीज की और सदन के ध्यान में डालना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस विषय को मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंट्रोल करने के लिए अगर देखा जाए तो हमने एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सिस्टम बनाया है, जो हमने उसका एक फ्यूजन सेंटर गुरुग्राम में बनाया है, जिससे हमारी मैरीटाइम एक्टिविटीज के ऊपर एक प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन रिमोट सेंसिंग के थ्रू पूरी तरीके से एक नजर रखी जा सके। दुरुपयोग की संभावना नहीं हो सकती है, इसलिए एविडेंस वर्ड का प्रयोग कई बार किया गया है कि पर्याप्त तथ्य और सबूत के बाद ही उसके ऊपर कोई कार्य किया जा सके। अंत में मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा, विषय की परिधि में रहते हुए ही थोड़ा सा विषयांतर में जाते हुए देखिए, जब हम समुद्र में सुरक्षा की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के जो चिन्ह है, एम्बलम, उस पर लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणा, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से लिया गया है। और मैंने इसीलिए कहा थोड़ा सा विषयांतर, परंतु विषय की परिधि में, इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना पर लिखा है जलश्चैव जयामहे, यानी जल में भी मेरी जय हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जैसा सामंजस्य इस बिल के ऊपर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में दिखाई पड़ रहा है, यदि इस प्रकार के जल के गमन पर हमारा ऐसा ही सांस्कृतिक सामंजस्य भी दिखे तो मामला और सुगम होगा। और एक अंत में, जैसा फौजिया खान साहब ने कहा था, तो उन्होंने कहा था, तो मैं एक बात कहूं, कभी कभी समुंदर में आप जाते हैं तो बड़ा खतरा महसूस होता है और समझ में नहीं आता है कि किनारा कहां मिलेगा, जिसके लिए ज़ौक़ ने एक लाइन कही थी कि ज़ौक़ दुनिया के समंदर में ये कश्ती उम्र की, जिस जगह पर जा लगी वो ही किनारा हो गया। पर अब ये बिल आने के बाद जहां किनारा होगा वहां कानून का सहारा भी होगा। धन्यवाद। 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 माननीय श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर